एवरीबॉडी, वेलकम टू KS अर्थानी एजुकेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12th गुजरात बोर्ड। इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका एक पार्ट पहले हो चुका है, जिसके अंदर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इतना समझ लिया है। आज हम शुरुआत करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट से और मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर को फिनिश कर देंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कुछ सवाल ऐसे हैं कि क्या सच में कंट्री ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव किया है कि नहीं। अगर किया है तो कितना तेजी से किया है, कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कंट्री का। ये सब जानने के लिए, इसको मेजर करने के लिए कुछ फैक्टर्स को हमको ध्यान देना पड़ता है। ये फैक्टर्स को अपने बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर का सिंपल मीनिंग होता है जो आपको बताए कि हाँ ये चीज़ हुई, ठीक है। मेजरिंग रॉड या स्टैंडर्ड्स। मेजरिंग रॉड का मीनिंग होता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ से आप उसको मेजर कर सकते हैं, या ये स्टैंडर्ड है कि भाई अगर आपके देश में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो डीजल पे बोल रही, चलो लकड़े पे खाना बना करके खाते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है जो है आपके कंट्री में। ये इंडिकेटर्स आपके यहाँ पर कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वो मेजर करके बताएंगे, कितने बड़े पैमाने पे हुआ। न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल टर्म्स में भी हम इसको बता सकते हैं, नंबर्स में भी बता सकते हैं। इंडिकेटर्स के ज़रिए हम दो कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। सेम कंट्री के दो अलग अलग टाइम पीरियड्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कि इंडिया ने सपोज 2010 से 2020 में कितना डेवलपमेंट किया, 2020 से लेके 2030 में कितना करेगा, जस्ट लाइक दैट। जैसे थर्मोमीटर आपका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर में कितना बदलाव है वो बताता है और रिकॉर्ड करता है, सिमिलरली जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं, चार मेन आपके। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बढ़ रहा है, पहली बात तो ये बढ़ना ही चाहिए, और किस दर पे बढ़ रहा है, किस रेट पे बढ़ रहा है वो। पीसीआई किस ग्रोथ रेट पे बढ़ रहा है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स पीक्यूएलआई, उसकी क्या क्वालिटी है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो क्या है। एक एक करके सबको समझेंगे। ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, इस इंडिकेटर के हिसाब से एक कंट्री को हम बोलेंगे कि इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करी है अगर उनकी रियल नेशनल इनकम हमेशा बढ़ती ही जा रही है, और वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर नेशनल इनकम में जो राइज हो रहा है उसका रेट जो है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब डेवलपमेंट रेट भी हाई है। अगर नेशनल इनकम बढ़ तो रही है लेकिन लोअर रेट पे बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा स्लो है। नेशनल इनकम अगर नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब स्टेट जो है स्टेगनेंसी पे खड़ा है, एकदम ठहराव है वहाँ पर। और अगर नेशनल इनकम घट रही है, तो इसका मतलब अंडर डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है। इस इंडिकेटर के हिसाब से रियल इनकम, ना कि मनी इनकम, रियल इनकम को ध्यान पे लिया जाता है। रियल इनकम का मतलब होता है आपकी जितनी इनकम हुई उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, उसको ध्यान में लिया जाएगा। और नेशनल इनकम को अपने करंट प्राइजेस पे नहीं बल्कि कांस्टेंट प्राइजेस पे कैलकुलेट करते हैं। कांस्टेंट प्राइस क्या होती है, एक पर्टिकुलर ईयर को बेस ईयर ले लिया जाता है, उसमें जो कमोडिटी की जो प्राइस रही होगी उसी को इनकम के लिए कैलकुलेट करते हैं। टेबुलर एक्सप्रेशन इसका देखें, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास फास्ट ग्रोथ रेट है नेशनल इनकम का। जब हम उनको दूसरों से कंपेयर करते हैं तो ऐसे कंट्रीज को हम बोलेंगे हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके पास है। एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर टेबल में आप देख सकते हैं। नॉर्वे जो है हर साल उसकी जो नेशनल इनकम है वो 2.2% बढ़ जाती है। अमेरिका की 2.4% बढ़ जाती है, श्रीलंका की 4.5, चाइना की 7.3, इंडिया की भी 7.3 और पाकिस्तान की 4.7। तो कहने का मतलब ये कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है चाइना और इंडिया में। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम बढ़ तो रही है लेकिन ज़्यादा रेट पे बढ़ रही है। टेबल में देखा जा सकता है कि नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, पाकिस्तान में स्लोअर एनुअल ग्रोथ है। ग्रोथ है सही पर बहुत धीमा चल रहा है एज अगेंस्ट इंडिया। इसीलिए ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इन कंट्रीज के मुकाबले ज़्यादा है।
और इसीलिए इंडिया को आज के ज़माने में हम फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में गिनते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि नॉर्वे और अमेरिका के पास इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट है। जो ग्रोथ रेट उनका चल रहा है 2 to 3% पर एनम, एक साल का 2 to 3% भी चल रहा है, वो भी अच्छा ही है। लिमिटेशंस देखें, नेशनल इनकम को इंडिकेटर अगर हमने माना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे पहला है डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग ट्रू नेशनल इनकम। हम लोग ट्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। कुछ कुछ मुश्किलें हमने पहले पढ़ी भी हैं, जैसे डबल काउंटिंग, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो हम गुड्स लेते हैं। ये मैं अगर आपको बताऊं, डबल काउंटिंग का मीनिंग होता है जब आप एक चीज़ को आपने भी बेचा किसी इंसान को, वो इंसान आगे और बेच रहा है, तो आप भी अपनी इनकम गिन रहे हो, वो इंसान भी अपनी इनकम गिन रहा है, जबकि इनकम किसी एक की गिनी जाती है। दूसरा, सेल्फ कंजम्पशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सपोज मैं कोई फार्मर हूँ, मैंने वीट उगाया, उसमें से जो थोड़ा हिस्सा मैंने अपने लिए रख लिया, बाकी का बेच दिया, तो जो मैंने मेरे लिए रखा उसका पैसा कौन गिनेगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है। कई लोगों की इलीगल इनकम होती है, क्यों? क्योंकि वो सही ज़रिए से पैसे नहीं कमाते। कई लोग टैक्स अवॉइड करते हैं, टैक्स को एवेड करते हैं। अवॉइड करने का मतलब पूरा टैक्स ना पे करना। टैक्स एवेजन का मतलब है आपके पास मान लो 1 लाख रुपए टैक्स आया, आपने पे कर दिया खाली 50,000 रुपए। कैसे? आपने इनकम ही कम दिखाई। बार्टर ट्रांजैक्शन मतलब मैंने आपसे राइस लिए और बदले में आपको वीट दे दी। इलिटरेसी, एक से ज़्यादा ऑक्यूपेशन में जब लोग एम्प्लॉयड रहते हैं तो उनकी दोनों इनकम्स नहीं गिनी जाती। तो इन सब प्रॉब्लम्स के कारण हम किसी भी कंट्री का ट्रू नेशनल इनकम नहीं मेजर कर सकते, और नेशनल इनकम को हम ट्रू मेजरिंग रॉड जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है पॉपुलेशन की है। नेशनल इनकम जान लेने से कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ये हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि कितनी पॉपुलेशन है वो भी तो अपने को जानना ज़रूरी है। अगर मेरी इनकम एक महीने में 10,000 रुपये है और मैं मेरे घर पे 2 लोगों को खिलाती हूँ, तो मेरी इनकम बराबर है उनके लिए। लेकिन अगर मेरे घर पे 3 से 4 लोग हो गए, तो और उतनी ही मेरी सैलरी रही, तो उन लोगों का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। 10,000 रुपये खर्चा 2 लोगों के लिए इनफ है, लेकिन 4 लोगों के लिए इनफ नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि नेशनल इनकम बढ़ रही है, लेकिन उसका रेट जो है वो अगर कम हुआ पॉपुलेशन वाले रेट से, तो आपका डेवलपमेंट नेगेटिव हो जाएगा। मेरी इनकम, चलो मान लो मेरे यहाँ पर पहले कुल मिलाकर के 2 लोग रहते थे, अब हमारे यहाँ पर 4 लोग रहते हैं, तो मेरी इनकम अगर नहीं बढ़ेगी या मान लो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। डेवलपमेंट फिर नेगेटिव हो जाएगा। नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट हाई होना चाहिए, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम होना चाहिए, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा यानी पॉजिटिव कहला पाएगा। और लास्ट है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं। एग्जाम्पल हमने पढ़ा भी है क्लास 11th में, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, ये 3 मेथड्स हैं। अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं पूरे वर्ल्ड में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये 3 जो मैंने बताए, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड्स। जब कोई कंट्री की नेशनल इनकम मेजर की जाती है 2 अलग अलग मेथड से, तो रिजल्ट सेम नहीं आता, अलग अलग आता है, डिफरेंट आता है रिजल्ट जो है वो। और जब दूसरे अलग अलग कंट्रीज अलग अलग मेथड्स को लेते हैं, यूज करते हैं, तो नेशनल इनकम को कंपेयर करना, इंटरनेशनल कंपैरिजन करना, यानी एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ नेशनल इनकम का आपको कंपैरिजन करना है, तो वो सही रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। सेकंड जो आता है, हमने नेशनल इनकम वाला देख लिया, अब आता है हमारा पर कैपिटा इनकम, पीसीआई। चलो, इस इंडिकेटर के हिसाब से जब आपका पीसीआई कंट्री का बढ़ते रहेगा, पर कैपिटा इनकम, अच्छा पहले तो अगर हम क्लैरिफाई करें पर कैपिटा इनकम होता क्या है। सिंपली एक फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम की, वो ये है कि जब आप नेशनल इनकम को, जो टोटल आपकी नेशनल इनकम है, उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, आपकी टोटल पॉपुलेशन से, तो आपका क्या निकल आ जाएगा,
पर कैपिटा इनकम। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहीं पर, कि सपोज कर लीजिए आपकी कंट्री का नेशनल इनकम है 1000 रुपीज, आपके कंट्री में रहते हैं 10 लोग, तो आपका जो पीसीआई निकल करके आएगा कि एक इंसान की कितनी इनकम होनी चाहिए, तो वो आ जाएगा 100 रुपीज। डन। तो चलो, ये तो था पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला। अब आगे आगे बढ़ते हैं। जब आपका पर कैपिटा इनकम यानी पीसीआई, मैं इसको पीसीआई बोलूंगी, पीसीआई जब आपका लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यूअसली बढ़ते चला जाएगा, तो कहने का हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। पीसीआई का मतलब होता है एवरेज इनकम पर हेड, एक आदमी का कितना इनकम होना चाहिए, लेकिन अगेन ये एवरेज है। ठीक है, अब एक सिंपल एग्जांपल आप समझिए। सपोज कर लीजिए कि कोई क्लासरूम है जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। एवरेज एज उन लोगों की है 15 साल, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबकी एज 15 साल ही हो। किसी की एज 15 साल से ऊपर होगी तो किसी की एज 15 साल से नीचे होगी। यहाँ पर भी जो एवरेज वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज है, मतलब हम बोल सकते हैं कि सबकी इनकम इसके आसपास घूमती है, लेकिन सबकी इतनी इनकम होगी, दैट इज नॉट नेसेसरी। पीसीआई मीन्स व्हाट, जो ग्रॉस नेशनल इनकम है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, मैंने फॉर्मूला बता दिया। इस इंडिकेटर में हम लोग पॉपुलेशन को भी ध्यान में लेते हैं, और इसीलिए पीसीआई जो है वो नेशनल इनकम से भी बड़ा इंडिकेटर कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमने पॉपुलेशन को ध्यान में लिया। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बताया कि पीसीआई जो है एक बेहतर इंडिकेटर है जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका। नेशनल इनकम की तरह ही अगर पीसीआई ज़्यादा है और उसके अंदर ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, तो कहने हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। अगर कंट्री का पीसीआई बढ़ रहा है फास्ट रेट पे, तो डेवलपमेंट भी फास्ट है। अगर पीसीआई बढ़ रहा है स्लो रेट पे, तो डेवलपमेंट स्लो है। अगर पीसीआई उतने का उतना ही है, कांस्टेंट है, तो कहने का मतलब है स्टेग्नेशन है, ठहराव है। ना इकोनॉमी ऊपर जा रही है और ना इकोनॉमी नीचे आ रही है। और अगर पीसीआई गिर रही है तो डेवलपमेंट नेगेटिव है, नीचे आ रहा है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या है? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारना और लोगों की डेवलपमेंट करवाना, है ना। इसीलिए आपका बेस्ट इंडिकेटर है पीसीआई। अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं हो रहा है। ठीक है, रियल सेंस में इसी को डेवलपमेंट बोलेंगे, कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होना चाहिए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, पहले मान लीजिए हम झोपड़े में रहते थे बिना पंखे के, आज हम कमरे में बैठे हैं पंखे के नीचे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ, मतलब डेवलपमेंट हुआ। इसीलिए पीसीआई जो है वो फिजिकल बेटरमेंट की बात करता है। हमारे आसपास की सराउंडिंग्स अपग्रेड होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, और इसीलिए इसको एक गुड इंडिकेटर भी माना जाता है। पीसीआई के अंदर अगर राइज हो रहा है, मतलब इंडिविजुअल का फिजिकल वेलफेयर बेहतर हो रहा है, उसकी फिजिकल लाइफ बेहतर हो रही है, और इसीलिए इसको अपने बोलेंगे रियल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपका बढ़िया सा एमसीक्यू बनता है। 4 इंडिकेटर्स थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? तो पीसीआई है। पीसीआई की यहाँ पर एक डेवलपमेंट टेबल भी दी है। वर्ल्ड बैंक और इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 के हिसाब से हाईएस्ट पीसीआई है नॉर्वे का। इंडिया जो है मेरे ख्याल से इस लिस्ट में 100th के आसपास शायद कुछ नंबर पे रुकता है, और इसका आप एक बार खाली कंपैरिजन करके देखिए। एट प्रेजेंट इंडिया का जो पीसीआई है वो मेरे ख्याल से 6000-7000 डॉलर्स के ऊपर जा चुका है, लेकिन ग्रोथ रेट जो है इंडिया का सबसे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं अच्छा है। सबसे अच्छा तो चाइना का है 6.7, इंडिया का ग्रोथ रेट उसके कुछ आसपास है, वो है 6%। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया बहुत जल्दी नॉर्वे और अमेरिका वाली लिस्ट में भी पहुंच जाएगा। चलो आगे बढ़े। टेबुलर एक्सप्रेशन मैंने समझा दिया, इस टेबल से हम देख सकते हैं इंडिया का जो है 2014 में परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। अच्छा, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है? हाउ मच यू कैन परचेज, आप कितना खरीद सकते हैं, इस ताकत को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। वो उस हिसाब से 5497 यूएस डॉलर्स हमारी अ, है पीसीआई।
जो कि कम है नॉर्वे, यूएस, चाइना और श्रीलंका से। पाकिस्तान से तो और भी कम है। नॉर्वे के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया की पीसीआई उनसे 11 से 12 टाइम गुना कम है। यानी हम अपनी पीसीआई को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 11 और 12 से, तो नॉर्वे की पीसीआई निकल आई। कितना बड़ा सोचो डिफरेंस है। और नॉर्वे का ग्रोथ जो है इंडिया का ग्रोथ से 11 से 12 गुना ज़्यादा है, लेकिन पीसीआई का ग्रोथ रेट इंडिया में ज़्यादा है और इसीलिए रेट ऑफ डेवलपमेंट भी इंडिया में फास्ट है। लिमिटेशंस देखें। पीसीआई जो है एक इंडिकेटर है भले, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं बीच में पॉज करना, पानी पीना या जो भी है, पॉज करिए वीडियो को, जाइए एंड देन कम बैक, बाकी पढ़ाई तो जारी रहेगी। चलिए, पीसीआई के कौन कौन से लिमिटेशंस हैं वो देखते हैं। ओनली एस्टिमेट सबसे पहला है कि नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी जो हम कैलकुलेट करते हैं हर साल, और ऑलमोस्ट करेक्ट डेटा हमको मिलता भी है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो हर साल कैलकुलेट नहीं होती। इंडिया में पॉपुलेशन सेंसस होता है हर 10 साल में, वो भी इस बार हुआ नहीं कोविड के कारण, और इसीलिए सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है। हम लोग सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं कि हाँ इतना पॉपुलेशन रहा होगा, लेकिन अगर जब तक हमारे पास करेक्ट पॉपुलेशन का नंबर नहीं आ जाएगा तब तक आप पीसीआई का डेटा सही से निकाल नहीं पाएंगे। दूसरा, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में तो तकलीफ है ही, वो अपन ने ऊपर पढ़ लिया। पीसीआई को भी कैलकुलेट करने में अ, तकलीफ होती है कि पीसीआई जो है उसको अपने करंट प्राइस पे कैलकुलेट करें कि कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करें, और इसी से हम लोग रियल सिचुएशन को नहीं समझ पाते। करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस क्या होती है पता है? अगर आपने 2020 के पेट्रोल के प्राइजेस को ही अभी समझ रखा है कि अभी तक वही प्राइजेस चल रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा? अब भी जो आज की डेट में पेट्रोल का प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्शन निकालना। वो पीसीआई में सिर्फ एक एवरेज बताया जाता है। ये बात मैंने आपको शुरू में ही बताई थी। इस एवरेज पे हम ये नहीं बता सकते कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है कंट्रीज के बीच में। पीसीआई तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो इनकम सही से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं? अगर पीसीआई आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनकम सबको उतनी की उतनी मिल रही है। अगर इनकम उतनी की उतनी नहीं मिल रही है, इनइक्विटेबल है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसके कारण भी पीसीआई को हम लोग डेफिशिएंट नहीं, मतलब उसकी एफिशिएंसी पे शक आता है, प्रॉब्लमैटिक है, मतलब कुछ चीज़ों की कमी रह गई है। डेफिशिएंसी का मीनिंग ये होता है कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम है। पीसीआई इनकम जो है वो हर कंट्री के उनके अपने करेंसी में बताई जाती है, तो उसके लिए उसको पहले यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन से कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना ज़्यादा है कितना कम है। अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग कंट्रोल्स लगाते हैं एक्सचेंज रेट पे भी। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है, अगर आप इंडिया के रुपी को डॉलर में एक्सचेंज करना चाहते हो तो उनके अपने अलग कंट्रोल्स होते हैं, अपने अलग टैक्सेस होते हैं, तो रियल एक्सचेंज रेट को भी अपने नहीं जान सकते, और इसीलिए कंट्रीज के बीच में हम सही से कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ, एक रफ आइडिया ज़रूर ले सकते हैं। और लास्ट है डिसेप्टिव इंडिकेटर। पीसीआई जो है वो एक्चुअल इनकम नहीं है जो हर सिटीजन को मिलती है। अगर हमारे कंट्री की पीसीआई अभी आपने देखा 5000 समथिंग कुछ डॉलर्स थी। $5000 का मीनिंग होता है, 5000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए ऑन एन एवरेज आप $1 का प्राइस 60 रुपीज भी गिनते हैं तो 3 लाख रुपीज हुए। 3 लाख रुपए हमारे इंडिया में हर किसी की एनुअल इनकम नहीं है। किसी की उससे कम है, किसी की उससे ज्यादा है, तो किसी से बहुत ज्यादा है। एक्चुअल इनकम नहीं है। पीसीआई जो है वो एक्चुअली हाइड करता है चीज़ों को, रिवील बहुत कम चीज़ों को करता है, और इसीलिए वो करेक्ट इंडिकेटर नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को हाइड करने का मतलब वो ऐसे पुअर लोगों के हालत के बारे में नहीं बताएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता सकता। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है वो है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ और पीक्यूएलआई का, कि कितना आपकी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि हमारे लोगों का हमको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा बनाना है।
इसके लिए अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो भी रहा है तो कितना ज़्यादा या कितना कम हो रहा है ये मेजर करना ज़रूरी है। और इसके लिए फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI को एज एन इंडिकेटर माना गया है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है क्या, PQLI क्या है वो देखें। ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ की क्वालिटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो किस प्रकार के गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा है। कंजम्पशन के स्टैंडर्ड्स का मीनिंग क्या हुआ कि वो फूड, फ्यूल और बाकी के नॉन ड्यूरेबल गुड्स ले पा रहा है कि नहीं। दूसरा, वो ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स ले पा रहा है कि नहीं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मान लो चलो 1 साल में, किसी इंसान ने या कोई लोगों ने कौन कौन सी सर्विसेज को लिया वो देखेंगे। ये जो कंजम्पशन है इसी से आपकी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का पता चलता है। चावल अलग अलग प्रकार के होते हैं लेकिन सब बासमती नहीं खा सकते। इसीलिए आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एज PQL, यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर लिविंग स्टैंडर्ड आपका ऊपर जा रहा है, कहने का मतलब PQLI बढ़ रहा है। अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड नीचे आ रहा है, आप बासमती से सादे चावल पे आ गए, तो आपका PQLI नीचे आ रहा है। कौन कौन सी चीजें हैं जो PQLI में गिनी जाती हैं वो देखें। गुड्स और सर्विसेज जो 1 साल के अंदर आपने यूज करे, उससे आपकी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का पता चल जाता है। कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। फूड, कितनी कैलोरी आप इनटेक करते हैं, प्रोटीन फैट का कितना प्रोपोर्शन है, किस क्वालिटी का गुड खा रहे हैं उसी से प्रोटीन और फैट का प्रोपोर्शन पता चलता है। आप हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज कितने यूज करते हैं, डॉक्टर भी पॉपुलेशन भी, डॉक्टर कितना पॉपुलेशन को दे रहा है। हाउसिंग और क्लोथिंग, कितने हाउसेस हैं, एक घर में कितने लोग रहते हैं। एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, कितने लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिलता है। कौन कौन इंसान ऐसे जो टीवी और थिएटर का यूज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सर्विसेज, कितने रोड्स आप यूज कर सकते हैं, रेलवे लाइंस आप यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ टेलीफोन्स पर कैपिटा, एक इंसान कितने फोन रख रहा है, कितने कॉल्स कर रहा है, सब चीजें। एनर्जी, कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं पर कैपिटा, अगेन एक इंसान कितनी एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी मतलब लाइट सिंपली। कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जिनको एकदम साफ पीने का पानी मिलता है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कितनी एज के बाद नॉर्मली आपके यहाँ इंसान मर जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब जो नवजात शिशु है, मोर्टेलिटी रेट का मीनिंग होता है कितने ऐसे नवजात शिशु हैं जो पैदा होते ही मर जाते हैं। और वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन होता है माँ के अंदर, माँ को सही खाना नहीं मिलता। और फाइनली ड्रेनेज फैसिलिटी, आपके यहाँ आसपास सफाई कितनी है, सैनिटेशन कितना है। अगर इन 10 चीज़ों में कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है तो हम बोल सकते हैं कि इंसान की फिजिकल क्वालिटी भी बड़ी है। अगर कोई भी फर्क नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, रेमेडियल मेजर लेने की ज़रूरत है। रेमेडियल मेजर यानी उन कदमों को उठाने की ज़रूरत है जिससे सिचुएशन और अच्छी बन सके। हर इंडिकेटर को अपने यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिस इंडिकेटर में हाईएस्ट वैल्यू है उसको अपने 100 पॉइंट्स देते हैं। और डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा ध्यान देते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे और उसको उसके इम्प्रूवमेंट पे। PQLI की बात करें, नेशनल इनकम में बढ़ावा, PCI में बढ़ावा, ये दोनों आपके रियल इंडिकेटर्स नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। इंक्रीजिंग इनकम, अगर आपकी कंट्री में एक इनकम बढ़ रही है और वो इनकम सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को ही मिल रही है तो ये डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। हमारे यहाँ पर भी इंक्रीज बहुत हो रहा है इनकम का, लेकिन वो सारी चीजें, सारी इनकम किसके पास चली जाती है, रिच लोगों के पास। कंट्री का डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि पुअर का भी लिविंग स्टैंडर्ड और अच्छा बने और बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं सिटीजन की वो फुलफिल हो सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मॉरिस डेविस मॉरिस ने PQLI को
प्रेजेंट करा था। शॉर्ट में इसको PQLI बोलते हैं, लॉन्ग में इसको फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बोलते हैं। इस इंडेक्स में PQLI को, यानी लोगों की, ह्यूमन बींग्स के PQLI को बेटर करने की बात कही गई थी और उसी को उन्होंने कहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर PQLI जो है उसी से पता चलता है कि कितना आपका डेवलपमेंट हुआ है। किस लेवल पे PQLI बढ़ा है उसी लेवल पे डेवलपमेंट बढ़ा होगा। अगर कोई भी कंट्री का PQLI ज़्यादा है दूसरे कंट्री के हिसाब से, तो हम बोल सकते हैं कि वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है। 3 स्टैंडर्ड्स हैं इसको मेजर करने के। सबसे पहला है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और तीसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ से जो है, जो ये आपके 3 डिटरमिनेंट्स ऑफ PQLI वाले जो हैं, इनको अपने पढ़ेंगे और यहाँ से आगे भी जो है पार्ट नंबर 3 में करेंगे। वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।